एपिसोड 401 टू 410। अध्याय 401। ये सिर्फ एक चुंबन नहीं था, बल्कि एक फ्रेंच चुंबन था। जी चेंग को झाओ मिंग की चिंता थी कि कहीं उसके सिर पर चोट न लगी हो और वह बेहोश न हो गई हो। उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी और अगर उसके सिर पर दोबारा चोट लग जाती तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक होता। आह, तुम क्या कर रही हो? झाओ मिंग ने उसके गालों पर थपथपाकर उसे जगाते हुए शिकायत की। जब उसने उसके गालों पर थपथपाया तो उसे दुख हुआ। झाओ मिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे सिर पर कहीं चोट लगी है? उसने चिंता से पूछा और चोट देखने की कोशिश करते हुए अपना हाथ उसके माथे पर रखा। अंडस्को। झाओ मिंग ने नम आंखों से जी चेंग की ओर देखा। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नींद से जागने पर वह होश में नहीं थी। उसे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था। उसका चेहरा दुख रहा था क्योंकि वह उसे थप्पड़ मार रहा था। क्या उसे थप्पड़ मारकर ही उसे जगाना जरूरी था? क्या वह थोड़ा नरमी से पेश नहीं आ सकता था? उसे ये भी नहीं पता कि वह बाथटब में कब सो गई, क्योंकि उसने दोपहर का खाना खा लिया था और यात्रा से थकी हुई थी और उससे पहले उसने झपकी भी नहीं ली थी। उसे पता भी नहीं चला कि वह बाथटब में कब सो गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस सो रही थी। वह चिढ़ गई क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारकर जगा दिया था। वह होश में नहीं थी क्योंकि वह भी अभी सोकर उठी थी और उसने उससे अनौपचारिक लहजे में बात की थी। जी चेंग को उसके रवैये से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस बात ने उसका ध्यान खींचा वह ये थी कि वह सो रही थी बाथटब में। जी चेंग ये देखकर दंग रह गया कि वह बाथटब में सो रही थी। उसे इतना आराम देखकर वह अवाक रह गया। जी चेंग अवाक रह गया क्योंकि उसने सोचा था कि वह बेहोश है। अगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली होती तो वह उसे बाथटब से उठाने ही वाला था, लेकिन जब वह उसे उठाने ही वाला था तो उसने अपनी आंखें खोल दीं। झाओ मिंग ने कुछ बार पलकें झपकाईं और हैरानी से जी चेंग के चेहरे को देखती रही। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सपाट स्वर में पूछा क्योंकि वह अभी भी स्तब्ध थी और स्थिति को समझने में असमर्थ थी। दर्द अभी भी हो रहा था, इसलिए उसने अपने गालों को रगड़ा। जी चेंग ने उसके चेहरे की ओर देखा जो हल्का लाल हो गया था। उसकी निगाहें उसके नम गुलाबी होठों पर टिकी हुई थीं। जब उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा तो वे बेहद आकर्षक लग रहे थे। वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसका सिर अभी भी बाथटब के किनारे पर टिका हुआ था और उसे उसका चेहरा देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता था। जी चेंग ने उसकी पतली गर्दन और भरे हुए होठों को देखकर अपने होंठ सिकुड़े और निगल लिया। झाओ मिंग उसकी आंखों में दिख रही उस निगाह को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में जलती हुई तीव्र इच्छा स्पष्ट थी। महामहिम, ऐसा क्यों? उसने कर्कश आवाज में पूछा, क्योंकि वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जी चेंग ने अपने गर्म होंठ उसके होठों पर रखकर उसकी बात काट दी। क्योंकि वह पानी में थी, उसका शरीर ठंडा था और जब उसके गर्म होंठ उसे छुए तो उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली का झटका सा लगा। झाओ मिंग अवाक रह गई जब वह अचानक नीचे झुका और उसके होठों पर चुंबन लिया। स्थिति को समझ न पाने के कारण उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आहम! झाओ मिंग चौंक गई, फिर भी वह उसे दूर नहीं धकेल सकी। जैसे ही उसने अपने ऊपर उसके कोमल होठों का स्पर्श महसूस किया, बाथटब के किनारे पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसके होंठ बेहद मुलायम थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पुरुषों के होंठ इतने मुलायम हो सकते हैं। इससे पहले वह अभी भी स्तब्ध थी, लेकिन जब उसने उसे चूमा तो वह पूरी तरह से जाग उठी। उसका दिमाग उथल पुथल में था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, यह मेरा पहला चुंबन था। इससे पहले उसका किसी के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क कभी नहीं रहा था। हालांकि उसने अपने जीवन के 7 साल विदेश में बिताए थे, लेकिन उसका कभी किसी के साथ कोई गंभीर रिश्ता नहीं रहा। हालांकि उसकी कुछ ऐसे लड़कों से जान पहचान हुई जिनके साथ उसका रिश्ता बना, लेकिन ये कभी इतना गंभीर नहीं था कि इसे रिश्ता कहा जा सके। आमतौर पर पुरुषों को लगता है कि रिश्ते की शुरुआत चुंबन या शारीरिक स्पर्श से होती है, लेकिन अपने सदमे के कारण उसने पहले कभी किसी को चूमा भी नहीं था। जब भी कोई लड़का उसके करीब आता, उसे हमेशा घृणा महसूस होती थी, लेकिन किसी कारणवश जी चेंग की हरकतों पर उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। झाओ मिंग उस समय चौंक गई जब उसने अचानक उसे चूमा, लेकिन उसने उसे दूर नहीं धकेला। जी चेंग घबरा गई थी जब वह जम सी गई और जब उसने उसे चूमा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे डर था कि कहीं वह उसे धक्का न दे दे या उससे दूर भागने न लगे। लेकिन जब उसने उसे धक्का नहीं दिया तो उसने हिचकिचाते हुए आंखें खोलीं और उसे चूमा। उसकी आंखें बंद देखकर उसकी निगाहें नरम पड़ गईं। उसने उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चुंबन को और गहरा करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसके बड़े हाथों में उसका चेहरा छोटा सा लग रहा था। जब उसके हाथों ने प्यार से उसका चेहरा थामा तो झाओ मिंग कांप उठी। जब उसके खुरदुरे अंगूठे ने उसकी कोमल त्वचा को सहलाया तो उसका शरीर कमजोर महसूस हुआ। उसकी आज्ञाकारिता देखकर जी चेंग ने चुंबन को और गहरा कर दिया और जब वह विचलित हुई तो उसके होंठ खोल दिए। उसने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाली और उसके मुंह के अंदरूनी हिस्से को चाटने की कोशिश की। झाओ मिंग उस समय अचंभित रह गया जब उसकी जीभ उसके मुंह में चली गई। ये सिर्फ एक चुंबन नहीं था, बल्कि एक फ्रेंच चुंबन था। जब तक वह सांस फूलने तक उसे चूमती रही, उसका दिमाग सुन्न होता चला गया। पानी में होने के बावजूद उसका शरीर बुरी तरह जल रहा था। जब दोनों की सांसें फूलने लगी तो उसने चुंबन समाप्त किया। चूंकि उसने झाओ मिंग को तब चूमा जब उसका सिर बाथटब के किनारे पर टिका हुआ था और वह ऊपर उसकी ओर देख रही थी, इसलिए चुंबन के दौरान झाओ मिंग की गर्दन में अकड़न आ गई थी। जब उसने चुंबन से खुद को अलग किया तो झाओ मिंग तुरंत सीधी खड़ी हो गई और अपना सिर ऊपर उठाया। वह हौंकते हुए बाथटब में सीधी बैठ गई। चुंबन के दौरान असहज स्थिति में होने के कारण उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। क्या हुआ? जी चेंग उसके पीछे उकड़ू बैठी थी और पीछे से उसे देख रही थी। जब झाओ मिंग अचानक दर्द से चिल्लाई तो उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उससे पूछा,
झाओ मिंग उस समय चौंक गई जब उसके गर्म हाथों ने अचानक उसकी नंगी गर्दन को छुआ। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जीचेंग ने उसकी गर्दन की मालिश शुरू कर दी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे क्योंकि जब वह सीधी हुई तो उसकी नंगी पीठ उसकी नज़र में आ गई। उसे बाथरूम में तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। अध्याय 402 मैं नग्न हूँ। जब झाओ मिंग के हाथों ने उसकी गर्दन को छुआ तो वह कांप उठा। उसके हाथ गर्म थे और जब वे उसकी ठंडी त्वचा के संपर्क में आए तो उसे आराम महसूस हुआ। उसे उसकी मालिश से राहत महसूस हुई क्योंकि वह मालिश करते समय बहुत कोमल था। उसके होंठों पर मुस्कान उभर आए, लेकिन नीचे देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब तक तो उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ था क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था और जागने के बाद से वह होश में नहीं थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मैं नग्न हूँ। अपनी नंगी छाती पर नजर पड़ते ही उसका शरीर जम गया। शुक्र है कि वह बाथटब में थी और उसमें झाग था, इसलिए वह ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पानी के अंदर वह पूरी तरह नग्न थी। जब वह सीधी खड़ी हुई तो जीचेंग उसके पीछे था, इसलिए वह देख नहीं सका, लेकिन उसकी छाती पूरी तरह से नंगी थी जिससे उसके स्तन दिखाई दे रहे थे। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। बाहर निकलो, उसने धीमी आवाज में कहा। शर्म से उसका शरीर कांप रहा था और उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। जीचेंग, जो उसकी गर्दन की मालिश कर रहा था, उसकी बातें सुनकर एकदम जम गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसे क्या हो गया था। क्या हुआ? उसने उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन झाओ मिंग तब के अंदर खुद को ढके हुए लेटी हुई थी और फिर से चिल्लाई। मैंने कहा, निकल जाओ, निकल जाओ। उसे औपचारिकता या किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने पानी के नीचे छिपने की कोशिश की। जीचेंग उसे इतना उत्तेजित देखकर अचंभित रह गया, लेकिन फिर पानी के नीचे छिपते हुए देखकर उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है। होंठ सिकुड़ते ही उसके कान लाल हो गए। वह उसे देखना चाहता था और थोड़ी देर और रुकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि झाओ मिंग ने अभी उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन वह अपने कार्यों में जल्दबाजी नहीं कर सकता। उसे अपनी भावनाओं को समझने के लिए उसे कुछ समय देना होगा। वह खड़ा हो गया और उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। झाओ मिंग ने होंठ सिकुड़ते हुए उसकी हरकतों को देखा। जब वह अचानक रुक गया तो वह सतर्क हो गई। क्या हुआ? झाओ मिंग ने हकलाते हुए पूछा। अहम, तौलिया यहीं है, तो आप काम खत्म होने पर बाहर आ सकते हैं, उसने बाथरूम के प्रवेश द्वार पर लगे साइड रैक पर रखे तौलिए की ओर इशारा करते हुए कहा। झाओ मिंग ने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा कि तौलिया मेज पर रखा हुआ था। अब बाहर जाओ, उसने सिर झुकाए हुए धीमी आवाज में कहा। उस चुंबन और शर्मिंदगी के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने न सिर्फ चुंबन किया, बल्कि चुंबन के दौरान वह पूरी तरह नग्न थी। इस क्षण उसे रोने का मन हुआ। जब जी चेंग बाथरूम से बाहर निकला तो झाओ मिंग ने गहरी सांस ली। उसने दरवाजे को बंद होते हुए देखा और बुदबुदाई, ये सब क्या हुआ? क्या उसने मुझे चूमा? होठों पर। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सचमुच एक दूसरे को चूमा था। उसने मदहोशी में अपने होठों को छुआ, जिन पर अभी भी उसका स्वाद बसा हुआ था। उसे याद आया कि जब उसने उसे चूमा था तो उसके होंठ कितने कोमल थे। उस समय उसे जो अनुभूति हुई वह उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने पहले कभी किसी को चूमा नहीं था, इसलिए यह उसका पहला चुंबन था। हालांकि उसने इससे पहले कभी किसी को चूमा नहीं था, लेकिन वह हमेशा अपने पहले चुंबन के बारे में सोचती रही है। हर लड़की को अपने पहले चुंबन से बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका पहला चुंबन बाथटब में होगा। जब उसे इस स्थिति की शर्मनाकता का एहसास हुआ तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। तो उसने मेरा शरीर भी देखा होगा। आह जीमिंग, तुम कितने मूर्ख हो, नहाते समय कैसे सो सकते हो? वह दर्द से कराह उठी। लेकिन वो अच्छा था। जब उसे याद आया कि उसने उसे कैसे चूमा था तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसने इससे पहले कभी किसी को चूमा नहीं था, फिर भी वह कह सकती थी कि वह अच्छा चुंबन करने वाला था। अचानक उसने सीधे खड़े होते हुए हल्के से अपना चेहरा थपथपाया। तुम क्या सोच रहे हो जीमिंग? तुम कितने घिनौने हो, उसने खुद को इतना विकृत होने के लिए कोसते हुए कहा। वह जल्दी से बाथटब से बाहर निकली और उस तौलिए से खुद को पोंछा जो उसने उसे पहले दिखाया था। कपड़े बदलने के बाद उसने झिझकते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे डर था कि कहीं वह बाहर ना हो। जब उसने उसे बाथरूम के बाहर नहीं पाया तो उसने राहत की सांस ली। जब झाओ मिंग ने बगल से लूशी की आवाज़ सुनी तो वह चौंक कर उछल पड़ी। उसे लूशी की आवाज़ की उम्मीद नहीं थी और न ही उसने उसे देखा था। तुमने मुझे डरा दिया। राहत की सांस लेते हुए उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? झाओ मिंग ने उससे पूछा जब वह बाथरूम से बाहर निकली और लूशी के सामने खड़ी हो गई। अरे, अभी जब मैं आपके कमरे के सामने नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ी थी तभी महाराज ने मुझे देखा और मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझे यहाँ खड़े रहने के लिए कहा क्योंकि आप नहा रहे थे और मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी चेंग बाहर आने के बाद शुरू में बाथरूम के सामने खड़ा था। वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि दरवाजा बंद नहीं था। वह नहीं चाहता कि कोई और उसे इस हालत में देखे। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। जब उसने लूशी को देखा तो उसने उससे बाथरूम के सामने खड़े होने और किसी को भी अंदर न जाने देने के लिए कहा। जब झाओ मिंग ने लूशी की बातें सुनी तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई जब उसे समझ आया कि जी चेंग ने लूशी को बाहर खड़े रहने के लिए क्यों कहा था। उसके व्यवहार से उसका दिल खुश हो गया। वह अब कहाँ है? झाओ मिंग ने लूशी से पूछा जब वे उसके कमरे की ओर चलने लगे। कौन? महाराज, वे कमरे में गए हैं। आपको भी जल्दी जाना चाहिए, लूशी ने उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर अपने कदम रोक बैठी। उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद वह उसका सामना कैसे कर पाएगी।
वह ये बात नहीं भूल सकती कि वह उसके सामने नग्न अवस्था में थी। ये बहुत शर्मनाक है। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे हो गए जैसे वह रोने ही वाली हो। लूशी ने ऊपर देखा और झाओ मिंग के चेहरे पर शिकन देखी। बगल से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह रोने ही वाली हो। मिस, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? झाओ मिंग के हाव भाव देखकर वह चिंतित हो गई। कौन रो रहा है? झाओ मिंग ने उसकी बात सुनकर पलटकर जवाब दिया। वह रो नहीं रही थी, बस रोने का मन कर रहा था। इन दोनों में फर्क है। अध्याय 403 अगली बार उस बाथरूम का इस्तेमाल मत करना। झाओ मिंग बेडरूम के सामने खड़ी होकर बंद दरवाजे को घूर रही थी। घबराहट के मारे उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उसने अभी अभी स्नान किया था, लेकिन उसका शरीर जल रहा था। उसे इस घटना पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे बाथरूम में हुई घटना याद थी और उसे याद था कि वह चुंबन बहुत ही उत्तेजक था क्योंकि उस समय वह पूरी तरह से नग्न थी। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अंदर न जाने के बारे में सोचने लगी। मैडम, क्या आप अंदर नहीं जा रही हैं? झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाकर लूशी की ओर देखा और उसे घूर कर देखा। चुप रहो, वापस जाओ। झाओ मिंग ने हाथ हिलाकर उसे वापस जाकर अपना काम करने को कहा। अगर लूशी ने इतनी जोर से न बोला होता तो वह वापस चली जाती, लेकिन चूंकि वे दरवाजे के सामने खड़े थे इसलिए जी चेंग ने लूशी की आवाज़ जरूर सुनी होगी और इतना करीब आने के बाद वापस लौटना अच्छा विचार नहीं होगा। लूशी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और झाओ मिंग को अकेला छोड़कर चली गई। दस्तक दस्तक। झाओ मिंग ने दरवाजा खोलने से पहले खटखटाया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और चारों ओर देखा। उसने देखा कि जी चेंग मेज पर बैठा कुछ दस्तावेज पढ़ रहा था। उसने हल्की सी आह भरी और सावधानी से कमरे में प्रवेश किया। उसने पूरी कोशिश की कि कोई शोर न हो। तुम आ गए। उसकी गहरी आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। वह सोच रही थी कि वह चुपके से बिस्तर पर चली जाएगी और बाद में सोने का नाटक करेगी, लेकिन उसने उसे देख लिया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज में कहा, हाँ। जी चेंग बाथरूम से वापस आने के बाद बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे और उसने गहरी सांस ली। उनके चुंबन को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने चुंबन किया और उसने उसे दूर नहीं धकेला। अब तक तो उसे डर लगने लगा था कि अगर उसने कोई भी पहल की तो वह उससे दूर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। हालांकि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसकी त्वचा कितनी सफ़ेद और चिकनी थी। पानी की वजह से वह चमक रही थी और उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। उसने साइड टेबल पर रखे ठंडे पानी का एक गिलास पिया। बाहर से लूशी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। वह समझ गया कि झाओ मिंग बाथरूम से बाहर आया है। उसे दोबारा उसका सामना करने में इतनी घबराहट हो रही थी कि वह जल्दी से कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मेज पर रखे दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए शांत और संयमित होने का नाटक करने लगा। झाओ मिंग उसकी आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। वह इतना शांत कैसे हो सकता है? उसने उसकी पीठ की ओर देखते हुए सोचा। अचानक जी चेंग ने पीछे मुड़कर उसे देखा। झाओ मिंग उसे देखकर चौंक गया। जब उनकी निगाहें मिली तो उसे लगा कि उसका शरीर फिर से जलने लगा है। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए अपने निचले होंठ को दबाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है महाराज? उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे घूरता रहा। इस समय उसे इतनी असहजता महसूस हो रही थी कि वह कहीं छिप जाना चाहती थी। अगली बार उस बाथरूम का इस्तेमाल मत करना, ये कहकर वह मुड़ गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर कोई और व्यक्ति बाथरूम में घुस गया होता तो क्या होता। वह ये सोचना भी नहीं चाहता कि किसी और ने उसे उस हालत में देखा होगा। ये सोचते ही उसका चेहरा उदास हो गया। वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है और बिना ताले वाले बाथरूम में नहाने चली गई। वह एक ही समय में क्रोधित और प्रसन्न था। वह क्रोधित इसलिए था क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उसके अलावा कोई और बाथरूम में प्रवेश कर गया तो क्या होगा। वह खुश था क्योंकि दरवाजा खुला था और इसी वजह से वह बाथरूम में घुस पाया और उसने ये दृश्य देखा। इतना ही नहीं, उस घटना के कारण ही उन्होंने आखिरकार एक दूसरे को चूमा। उसे नहीं पता कि यह उस पल की वजह से था या किसी और कारण से, लेकिन उसने बिना सोचे समझे उसे चूम लिया और हैरानी की बात यह है कि उसने उसे दूर नहीं धकेला। जी चेंग की बातें सुनकर झाओ मिंग बहुत असमंजस में पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ ओह की आवाज़ निकाली। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उनके चुंबन के बाद वह उसे एक अलग नजरिए से देखने लगी। वह पहले से कहीं अधिक आकर्षक और करिश्माई दिखने लगे थे। वह बिस्तर पर गई और लेट गई। हालांकि दोपहर की नींद का समय बीत चुका था, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के कारण वह बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी। तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। कुर्सी पर बैठा जी चेंग उसकी वर्दी की सांसें सुनकर पीछे मुड़ गया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह कितनी जल्दी सो गई। वह उठा और उसकी ओर चल पड़ा। उसे इतनी शांति से सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। जब वह कोमा में थी तो वह कई बार बहुत डर जाता था। उसने सोचा था कि वह उसे कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन अब वह उसके सामने सो रही थी। अगर यह सपना है तो मैं इस खूबसूरत सपने से जागना नहीं चाहता। अगले दिन झाओ मिंग को लूशी ने जगाया। जब वह उठी तो उसने पाया कि जी चेंग पहले ही तैयार होकर भाई वेनरू के साथ बाहर चला गया था। झाओ मिंग बिस्तर पर बैठी हुई थी और लूशी को हैरानी से देख रही थी। उसने नीचे देखा और उसे याद आया कि पिछली रात खाना खाने के बाद वह कमरे में आई थी, जब वेनरू और जी चेंग किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। कमरे में आते ही उसे नींद आ गई और उसे पता ही नहीं चला कि जी चेंग कब कमरे में आया। वह देर से आया और जल्दी उठ गया। झाओ मिंग ने यह सोचते हुए अपना सिर हिलाया कि वह कितना अद्भुत है, क्योंकि वह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाती। उसने आह भरी क्योंकि उसे उठकर तैयार होना था, क्योंकि आज उन्हें महल वापस जाना था।
श्रीमती, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए कृपया जल्दी तैयार हो जाए। लूशी ने उनसे कहा कि वे ख्यालों में खोए रहना बंद करें और तैयार हो जाएं। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर उसे घूरकर देखा। कभी कभी लूशी उससे भी ज्यादा एक गुरु की तरह व्यवहार करती है। अध्याय 404 छोटा झाओ। झाओ मिंग ने लूशी के हाथ से अपने कपड़े लिए और बाथरूम जाने ही वाली थी कि लूशी बोली, सुश्री जी, महाराज ने कहा है कि आपको गलियारे के दूसरे छोर पर स्थित बाथरूम में जाना चाहिए। यह मेहमानों के लिए है और इसमें ताला भी लगा हुआ है। जब जी चेंग ने लूशी से झाओ मिंग को दूसरे बाथरूम के बारे में बताने के लिए कहा तो वह असमंजस में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने संदेश पहुंचा दिया। झाओ मिंग अपने कदमों को रोककर उसकी ओर मुड़ी। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह जी चेंग का मतलब समझ गई थी। कल रात जब झाओ मिंग अपने कमरे में चली गई तो जी चेंग ने वेनरू से बाथरूम के बारे में पूछा और उस समय उसे पता चला कि बेडरूम के पास वाला बाथरूम केवल वेनरू के लिए ही था। उसने बाथरूम में ताला नहीं लगाया क्योंकि उसे ताला लगाना पसंद नहीं था और वैसे भी उसके बाथरूम में कोई आता जाता नहीं था। गलियारे के अंत में एक और बाथरूम था जो मेहमानों के लिए था। हालांकि जी चेंग को ये बात समझ में नहीं आई कि उसे बाथरूम में ताला क्यों पसंद नहीं है। उस समय जी चेंग को सब कुछ समझ आ गया। झाओ मिंग को पता ही नहीं था कि वहाँ एक और बाथरूम भी है और उसने उसी बाथरूम में स्नान किया जिसमें ताला भी नहीं था। इसीलिए उसने लूशी से कहा कि वह उसे गलियारे के दूसरे छोर पर स्थित बाथरूम में जाने के लिए कहे। अल्पविराम। झाओ मिंग को जब यह एहसास हुआ कि जी चेंग नहीं चाहती कि वह कल की तरह उसी बाथरूम में जाए तो उसके कान लाल हो गए। उसने आह भरी और दालान के दूसरे छोर पर स्थित बाथरूम की ओर चली गई और इस बार उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि उसमें ताला लगा हुआ है। तैयार होने के बाद झाओ मिंग भोजन कक्ष में गई जहां वेनरू और जी चेंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वह कमरे के बाहर खड़ी रही क्योंकि उसे जी चेंग को कुर्सी पर बैठे देखकर घबराहट हो रही थी, जो देखने में डरावना होने के साथ साथ आकर्षक भी लग रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था क्योंकि उसने उसे पिछली रात नहीं देखा था। शाम को जब वह अपनी नींद से उठी और खाना खाया तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। रात के खाने के बाद वह जल्दी लौट आए और सोने से पहले उसने उसे देखा तक नहीं। और आज भी सुबह उसने उसे नहीं देखा, इसलिए अब उसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। जी चेंग, जो वेनरू से बात कर रहे थे, उनकी बातचीत में उस समय बाधा आई जब नौकरानी ने झाओ मिंग के आने की घोषणा की। उसने उधर देखा तो झाओ मिंग वहां खड़ी थी। उसने नारंगी रंग का गाउन पहना हुआ था जिसमें वह और भी अधिक चमकदार और खुशमिजाज लग रही थी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी निगाहें उसके गुलाबी होठों पर टिक गईं। उन पर हल्की गुलाबी रंगत थी और वे पहले से कहीं अधिक सुंदर और भरे हुए लग रहे थे। उन होठों को चूमने की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करते हुए उसने अपनी लार निगल ली। उसने गला साफ किया और शर्मिंदगी से नजरें फेर लीं। उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जिसमें वह बाथटब में आंखें बंद करके पूरी तरह नग्न अवस्था में सो रही थी। वेनरू ने उनके बीच के माहौल पर ध्यान नहीं दिया और झाओ मिंग का स्वागत करते हुए कहा, छोटी झाओ, तुम सही समय पर आए हो। हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उसने झाओ को बैठने का इशारा करते हुए ये कहा। जब वेनरू ने झाओ मिंग को उसे छोटी झाओ कहते सुना तो वह थोड़ी हैरान हुई लेकिन मुस्कुरा दी। पहले तो वह उसे बहन कहकर बुलाने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन महामहिम कहना बहुत औपचारिक है और वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहती। क्योंकि वह उसके साथ सहज महसूस करती है, इसीलिए वह चाहती थी कि वह औपचारिकताएं छोड़कर उसे सहजता से बुलाए। इसके अलावा वह उससे उम्र में छोटी है, इसलिए उसे लिटिल झाओ कहना ठीक है। ओह, सच में? तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी तैयार हो गई, नहीं तो आपको मेरा इंतजार करना पड़ता। झाओ मिंग ने जी चेंग के बगल में बैठते हुए मजाक किया। वेनरू मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे अपने आसपास ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसे अपने चारों ओर उदासी का माहौल महसूस होने लगा। उसने बगल में देखा और जी चेंग को अपनी ओर घूरते हुए देखकर चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने जी चेंग को इतनी खतरनाक निगाहों से उसे घूरते हुए देखा था। उसकी निगाहें मानो उसे गाली दे रही थीं। उसकी निगाहें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं बोला, बस झाओ मिंग को देखकर एक बनावटी मुस्कान दी। डॉट 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 झाओ मिंग और उसकी मनमोहक मुस्कान पर नजर गड़ाए जी चेंग उस समय स्तब्ध रह गया जब उसने वेनरू को झाओ मिंग को लिटिल झाओ कहते सुना। वह पहले से ही इस बात से नाराज था कि आजकल वह उसके साथ काफी अच्छे से घुल मिल रहा है। कभी कभी झाओ मिंग उससे ज्यादा वेनरू से बात करता है और अब वेनरू उसे सिस्टर झाओ कहकर पुकारने लगा, लिटिल झाओ। वह हद पार कर रहा था और उसे इतने आत्मीयता से बुला रहा था। वह भी अब उसे इतने आत्मीयता से नहीं पुकारता। अभी हाल ही में उसने उसे महारानी झाओ के बजाय झाओ मिंग कहना शुरू किया है, लेकिन उसका भाई उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से उसके करीब पहुंचता जा रहा है। अल्पविराम। झाओ मिंग ने भी जी चेंग को वेनरू को घूरते हुए देखा और अजीब सी मुस्कान दी। वह अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ता। अहम, छोटी बहन, क्या तुम नाश्ते के बाद स्थानीय बाजार घूमने का इरादा रखती हो? वेनरू ने झाओ मिंग से पूछा और नौकरानी को खाना परोसने का इशारा किया। वह उसे लिटिल झाओ कहकर पुकारने ही वाला था कि तभी उसे उसके आसपास की हवा ठंडी लगने लगी और वह रुक गया। वह जानता था कि माहौल अचानक उदास क्यों हो गया, इसीलिए उसने उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया। वेनरू की बातें सुनकर झाओ मिंग मुस्कुराए और हल्की सी हंसी। जवाब देने से पहले उसने जी चेंग की ओर देखा। हाँ, मैं महल जाने से पहले स्थानीय बाजार घूमने की सोच रहा हूँ। झाओ मिंग आसपास का इलाका देखना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि यहाँ का स्थानीय बाजार कैसे चलता है। वह कल बाहर जाना चाहती थी, लेकिन युकांग के साथ हुई घटना के कारण जी चेंग ने उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। उसने और पूछताछ नहीं की क्योंकि वह भी समझ गई थी कल जो कुछ हुआ था सबने देख लिया था, इसलिए उसे बाहर जाकर आसपास देखने में असहज महसूस हो रहा था। हालांकि चूंकि उन्हें आज महल लौटना है, इसलिए वह वापस जाने से पहले कुछ देर आसपास घूमना चाहती थी। अध्याय 405। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा।
झाओमिंग ने कहा कि वह स्थानीय बाजार में घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उसने इसके लिए सहमति देने से पहले जी चेंग से इस बारे में नहीं पूछा। अपनी बात कहने के बाद उसने सावधानीपूर्वक जी चेंग की ओर देखा और पूछा, क्या ये ठीक है महाराज? उसे डर था कि कहीं वह कल की तरह उसे ठुकरा न दे, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह मान गया। ये ठीक है, लेकिन झाओमिंग को उसकी विनती पर सहमति जताने पर खुशी हुई, लेकिन जब उसने लेकिन कहा तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि इस बार वह उसे अस्वीकार न करे। आप बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ आऊंगा। आपको अकेले जाने की अनुमति नहीं है, उसने चाय पीते हुए गंभीर चेहरे से कहा। झाओमिंग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वह लूशी के साथ बाजार जाने की योजना बना रही थी क्योंकि उसके साथ जाने से उसे ज़्यादा आराम मिलेगा। वह न केवल आसपास रहना चाहती थी बल्कि खरीदारी करने की भी योजना बना रही थी। हालांकि जीचेंग का खरीदारी करना और इधर उधर घूमना उसे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि खरीदारी के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि उसके पास वह धैर्य है या नहीं। वह जल्दबाजी में सब कुछ नहीं खरीद सकती। उसे अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए और केवल वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो अनोखी हों और जिनकी उसे भविष्य में आवश्यकता होगी। महाराज, आपको मेरे साथ बाजार चलने की इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं लूशी के साथ जा सकती हूँ और भाई वेनरू की एक नौकरानी भी हमारे साथ चल सकती है और हमें आसपास घुमा सकती है। इस तरह मेरे साथ समय बिताना तुम्हारे लिए बहुत परेशानी भरा होगा, और इस तरह बाहर जाना तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं है। उसने विनम्रता से उसे मना करने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसने उसका भावहीन चेहरा देखा तो उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये तय है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, अन्यथा हम तुरंत महल के लिए निकलेंगे। उसने पकौड़े खाते हुए सीधे सीधे कहा। झाओमिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह उसके सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसने आह भरी और सिर हिलाया। वह दोबारा बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे डर था कि वह उसे अस्वीकार कर देगा और महल वापस जाने पर जोर देगा। नाश्ते के बाद जीचेंग और झाओमिंग स्थानीय बाजार घूमने निकल पड़े। उनके साथ लूशी और फैंगजू भी गए। वेनरू भी उनके साथ जाना चाहता था और उन्हें आसपास की जगहें दिखाना चाहता था, लेकिन जीचेंग ने उसके इस विचार को खारिज कर दिया और उसे उनका इंतजार करने के लिए कहा। वेनरू को समझ नहीं आ रहा था कि जीचेंग उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहा है और उसने उसे यहीं रुकने और उनका इंतजार करने को कहा। जीचेंग लूशी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन झाओमिंग लूशी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता और उसे अपने साथ ले जाने पर जोर देता है। अल्पविराम। जब झाओमिंग शाही ब्रश के मंडप से बाहर निकली तो उन्होंने साधारण सूती कपड़े पहन लिए और सभी एक्सेसरीज हटा दी क्योंकि जीचेंग ने कहा था कि इतने सज धज कर बाहर जाना अच्छा नहीं है। हालांकि उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने पड़े और अपने सारे गहने उतारने पड़े, लेकिन ये सब इसके लायक है क्योंकि उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। जीचेंग नहीं चाहती कि वे सज धज कर बाहर जाएं क्योंकि हर कोई उन्हें तुरंत पहचान लेगा, लेकिन अगर वे अपने कपड़े बदल लें और अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव कर लें तो शायद लोग उन्हें पहचान ना पाएं। हालांकि कल कुछ लोग रॉयल ब्रश के आसपास जमा हुए थे, लेकिन सभी लोग वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए संभव है कि सभी लोग उन्हें पहचान ना पाएं। झाओमिंग ने नीले रंग का सूती गाउन पहना हुआ था जो कि अनौपचारिक था और कई स्थानीय लोग इसी तरह के कपड़े पहनते थे। वह खुश थी क्योंकि यह बहुत आरामदायक और ताजगी भरा था। उसके बगल में चल रहे जीचेंग ने उसे इतनी खुश देखकर मुस्कुराते हुए देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे इतना खुश देखकर उसे याद आया कि जब भी शियाओली को बाहर जाने के लिए आम लोगों की तरह कैजुअल कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है तो वह कितनी चिढ़ जाती है। लेकिन झाओमिंग अलग थी। वह जानती थी कि खुद को कब और कैसे पेश करना है। वह उसके व्यवहार से प्रसन्न था कि कपड़े बदलने के लिए कहे जाने पर उसने कोई हंगामा नहीं किया। झाओमिंग ने जीचेंग की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया, जो केवल उसी का पीछा कर रही थी। अरे यह क्या है? कुछ दिलचस्प देखकर झाओमिंग अपने कदम रोक लेती है। वह बाईं ओर स्थित दुकान की ओर चली गई और किसी से कुछ पूछे बिना ही आगे बढ़ गई। जीचेंग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। उनके पीछे चल रही लूशी और फैंगजू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गईं कि जीचेंग चुपचाप उसका पीछा कर रही थी और उसे जहां चाहे जाने दे रही थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कपड़ों से बनी छोटी छोटी हस्तनिर्मित गुड़िया देखकर झाओमिंग दंग रह गई। इनमें पारंपरिक वस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था और ये देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। ये सब हाथ से बने हुए थे और इनमें सिर्फ गुड़िया ही नहीं बल्कि दूसरे खिलौने भी थे। हालांकि ये उसके इस्तेमाल के लिए नहीं थे, फिर भी ऐसी चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प था। जीचेंग ने उसे साधारण खिलौनों और गुड़ियों से इतना उत्साहित होते देख असहाय होकर मुस्कुरा दिया। झाओमिंग बाजार को ऐसे घूम रही थी जैसे वह किसी बड़े मॉल में हो और लगभग हर दुकान पर रुक रही थी। लेकिन जीचेंग ने कुछ नहीं कहा और उसे जल्दी करने के लिए कहा। महल तक पहुंचने में उन्हें केवल 4-6 घंटे लगेंगे और अगर वे दोपहर में भी निकले तो शाम तक पहुंच जाएंगे। वह क्या है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है? झाओमिंग बाजार में रखी हर एक चीज़ को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वे सभी वस्तुएं बेहतरीन ढंग से बनी हुई थीं और बेहद रचनात्मक थीं। इसके अलावा उनकी कीमत भी बहुत कम थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें लूट रही हो क्योंकि उनकी मेहनत और लगन को देखकर उसे लग रहा था कि वे जो पैसे ले रहे थे वह बहुत कम थे। इसलिए उसने उनके सामान खरीदते समय कुछ अतिरिक्त पैसे दिए क्योंकि वह उन्हें अनुचित कीमत नहीं देना चाहती थी। वह इन वस्तुओं का सही मूल्य जानती है, लेकिन वे नहीं जानते। इसीलिए उसने उन्हें वही कीमत दी जिसके वे हकदार थे। जिन दुकानदारों से उसने कुछ खरीदा था वे उसके प्रति आभारी थे और उन्होंने उसे अतिरिक्त सामान भी दे दिया, जबकि अन्य दुकानदारों ने उसे अपनी दुकान पर आमंत्रित किया क्योंकि वह अन्य दुकानदारों को भारी मात्रा में टिप दे रही थी।
झाओ मिंग के इस तरह के व्यवहार को देखकर जी चेंग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह तय कीमत से ज़्यादा पैसे क्यों दे रही थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसकी महारानी कुछ भी कर सकती है। अगर वह बिना कुछ लिए उन्हें पैसे दे दे तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्याय 406 स्ट्रीट फूड। झाओ मिंग स्थानीय बाजार घूमते हुए खूब आनंद ले रही थी। उसने बाजार से कई चीज़ें खरीदी और बाजार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। जी चेंग लगातार उसका पीछा कर रही थी और ये देखकर हैरान थी कि वह साधारण चीज़ों को देखकर कितनी उत्साहित और मोहित हो जाती थी। उसे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अपनी यादें नहीं हैं या वह पहली बार महल से बाहर आई है। वह बहुत उत्साहित थी और छोटी छोटी चीज़ों से आश्चर्यचकित हो रही थी। महाराज, चलिए वहाँ चलते हैं, लगता है वहाँ कुछ स्वादिष्ट चीज़ बिक रही है। जी चेंग उस समय अचंभित रह गया जब वह अचानक उसे दूसरी तरफ खाने के ठेले की ओर खींचने लगी। उनके पीछे आ रहे फैंग जू और लूशी चौंक गए क्योंकि झाओ मिंग जी चेंग को स्ट्रीट फूड स्टॉल पर जाने के लिए उकसा रहा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी बाहर का कुछ नहीं खाया और उनका खाना कड़ी निगरानी में तैयार किया जाता था। मैडम, आप क्या कर रही हैं? लूशी अपनी मैडम के लिए घबरा रही थी। पीछे से उन्हें देखते हुए वह उनके लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। फैंग जू ने मुड़कर उसकी ओर देखा और पाया कि झाओ मिंग की जगह वह घबरा रही थी। वह मुस्कुराया और नजरें हटा लीं। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? उसकी हंसी सुनकर लूशी का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसे उसका हमेशा अकड़ दिखाने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फैंग जू ने बिना कुछ कहे वहां से जाते हुए पलटवार किया। उसे समझ नहीं आता कि यह लड़की हर छोटी छोटी बात पर इतनी चिंता क्यों करती है। लूशी वहीं खड़ी रही और उसकी पीठ की ओर देखती रही। उसने झुंझलाहट में नाक सिकुड़ी और उसके पास से गुजर गई। ये खुद को क्या समझता है? ये तो सिर्फ एक मामूली पहरेदार है और इसका रवैया किसी राजकुमार जैसा है। फैंग जू ने उसे बचकाना व्यवहार करते देख अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। जैसे ही वह उसकी गति के बराबर पहुंचा, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। जब झाओ मिंग जी चेंग को खाने के स्टॉल पर ले गई तो जी चेंग को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उसे अच्छा लगा क्योंकि झाओ मिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टॉल की ओर खींच लिया था। चाची, आप क्या बेच रही हैं? झाओ मिंग ने विनम्रतापूर्वक उस बुजुर्ग महिला से पूछा। इसे बदबूदार टोफू कहते हैं। क्या आप थोड़ा खाना चाहेंगे? महाराज, क्या आप इसे खा सकते हैं? झाओ मिंग ने चमकती आंखों से उनसे पूछा। दरअसल ये पहली बार था जब उसने सड़क किनारे के स्टॉल से कुछ खाया था और उसने इससे पहले कभी भी बदबूदार टोफू नहीं खाया था। हालांकि उसे इसकी गंध पसंद नहीं थी, फिर भी वह इसे आजमाना चाहती थी क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे दोबारा यहाँ आने का मौका कब मिलेगा। जी चेंग ने उसका चेहरा देखकर थोड़ा संकोच किया क्योंकि उसने कभी सड़क किनारे से कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उसने हिचकिचाते हुए सहमति दे दी। झाओ मिंग मुस्कुराया और व्यंजन बेच रही आंटी की ओर मुड़कर बोला, कृपया हमें 1 कटोरी बदबूदार टोफू और 2 कटोरी नूडल्स दे दीजिए। बुजुर्ग महिला ने झाओ मिंग की ओर देखकर कहा, जी हाँ, मैं अभी देती हूँ, आप बैठ जाए, मैं 1 मिनट में आपका खाना परोस देती हूँ। महिला ने झाओ मिंग को वहीं मेज पर बैठने के लिए कहा। जी चेंग ने मेज की ओर देखा और भौहें सिकुड़ीं। वहाँ स्टूल रखे हुए थे और मेज की ठीक से सफाई नहीं की गई थी। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे याद आया कि जी चेंग सफाई को लेकर बहुत सजग थी। हालांकि वह अपने पिछले जन्म में भी कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाती थी, लेकिन वह ज़्यादा नखरे वाली भी नहीं है। वह आसानी से परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाती है। मौसी, क्या मुझे मेज पोंछने के लिए कुछ मिल सकता है? लो, महिला ने उसे मेज पोंछने के लिए एक कपड़ा दिया। झाओ मिंग ने महिला के हाथ से कपड़ा लेकर मेज को साफ किया। साफ करने के बाद उसने कपड़ा महिला को वापस दे दिया और अपने हाथ पानी से धो लिए। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने ऊपर देखा और पाया कि जी चेंग उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा है। क्या हुआ, महाराज? उसने बैठते हुए उनसे पूछा। उसने धीमी आवाज में उन्हें महामहिम कहकर संबोधित किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह महिला उन्हें पहचान ले। उसे ये देखकर मुस्कुराया कि वह विचारशील थी और बोलते समय अपनी आवाज़ धीमी रख रही थी। कुछ नहीं। उसने गला साफ किया और सिर हिलाया। उन्हें एहसास हुआ कि महल से बाहर आने के बाद से झाओ मिंग अधिक चौकस और विचारशील हो गई है। अल्पविराम, गर्मी है, इसलिए सावधान रहें। महिला ने मेज पर नूडल्स और बदबूदार टोफू की 2 सर्विंग रख दी। यह मुफ्त में है क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। उस महिला ने झाओ मिंग को मनमोहक और सुंदर पाकर उन्हें मुफ्त में कुछ पकौड़े दिए। धन्यवाद आंटी। झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए महिला को धन्यवाद कहा। झाओ मिंग ने गर्मागर्म नूडल्स और बदबूदार टोफू को देखकर चौड़ी मुस्कान बिखेरी। वे देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। वह बहुत खुश थी क्योंकि यह पहली बार था जब वह इस दुनिया में बाहर खाना खा रही थी। उसने बगल में देखा तो पाया कि लूशी और फैंग जू भी नूडल्स खा रहे थे। उसने उनसे भी साथ खाने को कहा था क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि सिर्फ वही खा रही हो, इसीलिए उसने उनसे भी शामिल होने को कहा। उसने अपनी चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया और स्वाद लेने के लिए बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा उठाया। गरम है। उसने टुकड़ा अपने मुंह में डाला, लेकिन जब उसने उसे खाया तो वह अंदर से बहुत गर्म था, जिसके कारण उसका मुंह लगभग जल गया। झाओ मिंग गरम टोफू खाते हुए हॉन्फ रही थी, लेकिन उसने उसे थूका नहीं। जी चेंग को पहले तो उसकी चिंता हुई, लेकिन वह टोफू का वह टुकड़ा खाने की कोशिश करते हुए एक ही समय में मुस्कुरा भी रही थी और हॉन्फ भी रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर वह मुस्कुरा उठा। टोफू का टुकड़ा चबाते हुए उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। अपनी इन बचकानी हरकतों में वह बेहद प्यारी लग रही थी। उसने उसके होंठों के किनारे पर लगी चटनी देखी और उसका मुंह पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने अंगूठे से उसके होंठों के कोने को धीरे से पोंछते हुए कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। क्या उस महिला ने नहीं कहा था कि गर्मी है?
जब झाओमिंग के अंगूठे ने उसके होठों को छुआ और उसके मुंह से सॉस पोंछा तो वह एकदम जम गया। जब उसके सूखे अंगूठे ने उसके होठों के कोने से सॉस पोंछा तो उसे लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। उसका अंगूठा होठों के कोने से होते हुए उसके होठों पर चला गया। उसने ये सब अनजाने में ही कर दिया और वह उसके कोमल गुलाबी होठों को महसूस कर सकता था, जो खाते समय और भी मोहक लग रहे थे। अध्याय 407 फिर जल्द ही शादी कर लो। जी चेंग अनजाने में उसके कोमल होठों को सहला रही थी और उसे वहीं पर उसे चूमने का मन कर रहा था। अहम झाओमिंग ने हल्के से खांसकर जी चेंग को याद दिलाया कि वह अपना हाथ उसके होठों से हटा ले, क्योंकि वह बार बार उसके होठों को रगड़ रहा था। जी चेंग, जो बेहोशी की हालत में था, उसकी खांसी से जाग गया और जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है तो उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। झाओमिंग और जी चेंग के बीच रोमांटिक बातचीत देखकर लूशी हल्के से हंस पड़ी। फेंग जू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके दिल में एक झुंझुनी सी महसूस हुई। ये लड़की मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती है। लूशी पर नजर डालते हुए उसने मन ही मन सोचा। खाते समय सावधान रहें। जी चेंग ने झाओमिंग को बिना उसकी ओर देखे याद दिलाया कि खाना गर्म है, इसलिए सावधानी से खाएं। उन्हें अपने कार्यों पर शर्म आ रही थी, क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से किए गए थे और वे सार्वजनिक रूप से अपना संयम बनाए रखना भूल गए थे। झाओमिंग ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे उसकी आंखों में देखने में भी शर्म आ रही थी। जी चेंग ने भी सावधानीपूर्वक बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा उठाया, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। महल में उन्होंने इससे पहले कभी यह व्यंजन नहीं खाया था और इसे खाने की कोशिश करने में उन्हें झिझक हो रही थी। लेकिन जब उसने बदबूदार टोफू खाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बदबू के बावजूद उसका स्वाद लाजवाब था। महल का कोई भी व्यंजन इस बदबूदार टोफू की बराबरी नहीं कर सकता था। झाओमिंग ने जी चेंग के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट महसूस किया। बाजार घूमने और स्थानीय दुकानों से कई चीजें खरीदने के बाद झाओमिंग और जी चेंग रॉयल ब्रश पवेलियन लौट आए। वेनरू उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने महल वापस जाने की सारी तैयारी कर ली थी। तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमें महल के लिए निकलना है? वापस आने पर वेनरू ने झाओमिंग से पूछा। नौकरानी द्वारा परोसी गई चाय पी रही झाओमिंग ने उसकी ओर देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि जी चेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? ये कहते हुए जी चेंग ने उसे घूरकर देखा। जी चेंग को सीधे चेहरे से घूरते हुए देखकर वेनरू अवाक रह गया। जैसे ही उसे अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस हुआ, उसने गहरी सांस ली। मुझे क्या समस्या हो सकती है? मुझे बस इस बात की चिंता थी कि अगर हमें और देर हो गई तो हम आज निकल ही नहीं पाएंगे। उसने दांत पीसते हुए कहा। उनकी 1 दिन की यात्रा 2 दिन की हो गई और अगर वे आज नहीं निकले तो ये 3 दिन की हो जाएगी। वेनरू का व्यवहार देखकर जी चेंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वैसे हम से आपका क्या मतलब है? क्या आप हमारे साथ महल चल रहे हैं? जी चेंग ने अपने शब्दों को याद करते हुए पूछा। वेनरू ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, जाहिर है। मैं मूल रूप से वेन महल लौटने से पहले कुछ दिनों के लिए महल में रुकने की योजना बना रही थी। मेरी महारानी से भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए मैं आपके साथ महल चलूंगी। वेनरू ने झाओमिंग को फल देते हुए यह बात समझाई। झाओमिंग ने फल लिए और उन्हें खुशी खुशी खाने लगी। उन्हें उनकी बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह खाती रहीं। महल में उन्हें ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला था कि अचानक इस यात्रा की योजना बन गई। चूंकि वे अभी तक अपनी चाची से नहीं मिले थे, इसलिए वे वेन महल जाने से पहले महल में कुछ और दिन बिताना चाहते थे। जी पैलेस उनके लिए दूसरे घर जैसा था, जहां वे अपना अधिकांश समय बिताते थे। वे अपने महल की तुलना में जी पैलेस में अधिक समय व्यतीत करते थे। जी चेंग ने आह भरी और सिर हिलाया। उसे इस आदमी को कुछ और दिन झेलना पड़ेगा। झाओमिंग को खुशी हुई, क्योंकि वेनरू उनके साथ महल लौट रहा था। अगर वह नहीं होता तो बहुत बोरिंग होता। कुछ नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपने कपड़े बदले और महल के लिए रवाना होने की तैयारी की। रॉयल ब्रश पवेलियन के बाहर झाओमिंग और जी चेंग के लिए शाही रथ खड़ा था। जब तक वेनरू और फेंगजू अपने घोड़े तैयार कर लेते हैं, लूशी पहले की तरह फेंगजू के घोड़े पर बैठेगी। महाराज, क्या आपको भी हमारे साथ घोड़े पर नहीं चलना चाहिए? आपके लिए बग्घी में जाना ठीक नहीं रहेगा। वेनरू ने हंसते हुए जी चेंग से भी घोड़े पर सवार होने का अनुरोध किया। उसे यह बात पसंद नहीं है कि जी चेंग आराम से गाड़ी में यात्रा करेगा, जबकि उसे इस भीषण गर्मी में घोड़े की सवारी करनी पड़ेगी। इसलिए उसने जी चेंग को घोड़े पर सवार होने के लिए उकसाने की कोशिश की। मैं अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी गाड़ी में बैठना है तो जल्दी शादी कर लो। जी चेंग ने गाड़ी में बैठने से पहले उसका मजाक उड़ाया। जी राजवंश में ये परंपरा थी कि अविवाहित पुरुष रथ नहीं चला सकते थे। अविवाहित पुरुष केवल घोड़े की सवारी कर सकते थे। शादी के बाद ही उन्हें बधियों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मान्यता थी कि बधियां केवल महिलाओं के लिए होती हैं। इसलिए वे शादी के बाद ही इस गाड़ी में सवार हो सकते हैं, और वह भी अपनी पत्नियों के साथ। शादी के बिना वे गाड़ी में नहीं बैठ सकते। झाओमिंग, जो पहले से ही गाड़ी में बैठी थी, उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गई। उसे इस तरह की परंपरा के बारे में जानकारी नहीं थी। जब जी चेंग गाड़ी में चढ़ी तो उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, महाराज, आपने भाई वेनरू को गाड़ी में क्यों नहीं चढ़ने दिया? और इसमें शादी का क्या लेना देना है? वह हैरान थी, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी भी कोई परंपरा है। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और उसे याद आया कि उसकी यादें वापस नहीं आई हैं, इसलिए उसे भी शायद सब कुछ याद नहीं होगा। उसने शांति से उसे सब कुछ समझाया। झाओमिंग उसके शब्दों को सुनकर अवाक रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी परंपरा भी मौजूद है। उसने आह भरी और महसूस किया कि समाज न केवल महिलाओं के साथ बल्कि पुरुषों के साथ भी अन्याय करता है। क्योंकि पुरुष, चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, मर्दानगी की अवधारणा के कारण तब तक गाड़ियों में नहीं बैठ सकते जब तक वे विवाहित न हों।
अध्याय 408 क्या आप शिष्टाचार भूल गए। गाड़ी में झाओ मिंग को असहज महसूस हो रहा था क्योंकि वह जी चेंग के साथ एक छोटी सी गाड़ी में अकेले बैठा था। वह उसकी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, जिससे वह और भी असहज हो रही थी। उसने गाड़ी की दीवार से पीठ टिका ली और आंखें बंद कर लीं। सुबह बहुत चलने के कारण वह थकी हुई महसूस कर रही थी और खाना खाने से उसका पेट भरा हुआ था। जी चेंग, जो उस पर नजर रख रही थी, ने देखा कि वह नींद में डूब रही है। जल्द ही वह सो गई और उसका सिर एक तरफ झुकने लगा। जी चेंग ने जल्दी से उसका सिर पकड़ लिया जो एक तरफ झुक रहा था और गिरने ही वाला था। तभी उसने उसे संभाला और उसका सिर अपने कंधों पर रख दिया। झाओ मिंग नींद में ही उसकी बांह को कसकर पकड़े हुए थी और उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। जी चेंग उसकी हरकत देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसके चारों ओर लपेटकर उसे गले लगा लिया। वह उसकी वर्दी में सांस ले रही हवा और उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस कर सकता था। झाओ मिंग पूरी यात्रा के दौरान सोता रहा और अपनी चुप्पी के कारण असहज माहौल से सफलतापूर्वक बच गया। जी चेंग भी यात्रा के दौरान सो गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक गई है और वे महल पहुंच गए हैं। उसने गहरी नींद में सो रही और लार टपका रही झाओ मिंग की ओर देखा। उसकी पोशाक लार से पूरी तरह भीग गई थी और खराब हो चुकी थी। उसे नन्हे बच्चे की तरह सोते देख वह मुस्कुरा उठा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी दूधिया मुलायम त्वचा को सहलाया। उसके गाल हल्के लाल थे, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थी। झाओ मिंग, उठो, हम पहुंच गए हैं। जी चेंग ने झाओ मिंग के गाल पर थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। गहरी नींद में सो रही झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। क्या हम पहुंच गए? उसने आंखें मलते हुए सिर उठाया और चारों ओर देखने की कोशिश की। नींद के कारण उसका शरीर, खासकर गर्दन, अकड़ी हुई थी। उसने चारों ओर देखा और जब उसकी नज़र जी चेंग की गहरी आंखों से मिली तो वह जम सी गई। वे इतने करीब थे कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी गहरी निगाहों में डूब रही हो। उसे एहसास हुआ कि वह अपना सिर उसके कंधे पर रख कर सो रही थी। इस पूरे समय वे एक दूसरे के करीब बैठे थे। वह उसे गले लगाए हुए था और वह अपना सिर उसके कंधे पर रख कर सो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उसकी निगाहों से बचने के लिए जल्दी से अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। जी चेंग ने उसकी असहजता को भांप लिया और मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी से उतरने की तैयारी करने लगा। फिर वह झाओ मिंग की ओर मुड़ा और उसे हाथ पकड़कर नीचे उतरने के लिए कहा। झाओ मिंग पहले तो हैरान हुई, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसकी मदद से गाड़ी से नीचे उतर गई। जब वह आखिरकार नीचे उतरी तो वह अपना हाथ वापस खींचने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फैंगजू और लूशी पहले से ही प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। लूशी, झाओ मिंग और जी चेंग को इतना प्यार से पेश आते देख बहुत खुश थी। घोड़े से उतरी वेनरू ने भी देखा कि चेंग ने झाओ मिंग का हाथ पकड़ रखा है। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता झलक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सब लोग जाकर आराम कर सकते हैं, जी चेंग ने तब कहा जब सभी लोग अपने घोड़ों और गाड़ियों से उतर चुके थे। वे अपने रथों और घोड़ों से उतरकर महल के प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। सभी ने सिर हिलाया और अंदर जाने ही वाले थे कि उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। जी चेंग, झाओ मिंग और जी चेंग महल के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्हें एक कठोर आवाज़ सुनाई दी। वे सभी अपने कदम रोककर खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि केवल एक ही व्यक्ति है जो सार्वजनिक रूप से जी चेंग को उसके नाम से पुकार सकता है। ये वेनजू है। झाओ मिंग और अन्य लोग आवाज़ की दिशा में देखने लगे। वेनजू, जो हमेशा की तरह अपने भव्य परिधान में थी, उनकी ओर आ रही थी। चूंकि वे प्रवेश द्वार पर खड़े थे, इसलिए वेनजू उनकी ओर चल रहा था और उसके पीछे पीछे शियाओली भी आ रहा था। झाओ मिंग वेनजू को देखकर आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि उसने सुना था कि वेनजू अपनी दोस्त से मिलने गई है और वहां कुछ दिन रुकेगी, लेकिन वह इतनी जल्दी आ गई। झाओ मिंग ने वेनजू का पीछा करते हुए शियाओली के हाव भाव देखे। उसने गौर किया कि शियाओली उस पर मुस्कुरा रही थी, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। जी चेंग ने भी वेनजू और शियाओली को उनकी ओर आते देखा और झाओ मिंग का हाथ पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा। जब वेनजू उनके पास आए तो झाओ मिंग ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जी चेंग ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसे हाथ छुड़ाने का कोई मौका ही नहीं मिला। झाओ मिंग हैरान था क्योंकि सार्वजनिक रूप से इस तरह का शारीरिक संपर्क यहाँ उचित नहीं था, लेकिन अब वह अपनी माँ के सामने उसका हाथ पकड़े हुए था। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। महारानी को नमस्कार। जी चेंग ने वेनजू के सामने खड़े होने पर उन्हें नमस्कार किया। झाओ मिंग ने गौर किया कि उसने वेनजू को माँ नहीं बल्कि महारानी माँ कहकर संबोधित किया। बेशक वेनजू ने भी ये देख लिया और उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। चूंकि आसपास सभी लोग थे, इसलिए वह जी चेंग से कुछ कह नहीं सकी। तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम शिष्टाचार भूल गए हो? वेनजू ने जी चेंग की बातों को अनसुना कर दिया और वहां लकड़ी के लट्ठे की तरह खड़े झाओ मिंग पर चिल्लाए। क्योंकि वह जी चेंग को डांट नहीं सकती, इसलिए वह झाओ मिंग को डांटती है। ओह, महारानी को नमस्कार। झाओ मिंग लड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ा झुककर उन्हें प्रणाम किया। लेकिन कोई भी देख सकता है कि अभिवादन करते समय वह ईमानदार नहीं थी और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। झाओ मिंग का असभ्य रवैया देखकर वेनजू ने दांत पीस लिए। इतना ही नहीं, उसका बेटा वहीं खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था। इससे पहले कि वेनजू झाओ मिंग से कुछ कह पाती, जी चेंग के पीछे खड़ी वेनरू ने कहा, महारानी को नमस्कार। वेनरू की आवाज़ सुनकर वेनजू आश्चर्यचकित रह गई। शियाओली ने उसे बताया था कि उसकी अनुपस्थिति में वेनरू महल में आई थी। उसकी आवाज़ सुनकर वह बेहद खुश हुई और बोली, वेनरू, आखिरकार तुम्हें अपनी चाची से मिलने का मौका मिल ही गया। झाओ मिंग वेनजू को इतना खुश और ऊंची आवाज़ में बोलते देख हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसी बुढ़िया भी इस तरह बोल सकती है। ऐसा लगता है कि वह वेनरू को बहुत पसंद करती है।
लेकिन ये देखना मज़ेदार था कि वह वेनरू से ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी 5 साल के बच्चे से बात कर रही हो। चाची, मैं सीधे भी देश की यात्रा से आया हूँ, लेकिन आप महल में नहीं थीं, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अभी तक अपने पिता से मुलाकात भी नहीं की है। उसने ऐसे कहा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। अंडस्को, झाओमिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और जोर से हंसने से खुद को रोकने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि भाई वेन, जो इतने मर्दाना और आकर्षक व्यक्ति हैं, वेनजू के सामने एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जी चेंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पाया कि वह अपने होंठ सिकोड़ रही है। उसकी मुस्कान देखकर उसके होंठ भी मुस्कुरा उठे। वेनजू, जो झाओमिंग को सबक सिखाने की योजना बना रही थी, वेनरू के कारण विचलित हो गई, जो उसे व्यस्त रखने में लगी हुई थी। शियाओली, वेनजू के पीछे खड़ी होकर दांत पीस रही थी। वह एक शानदार शो देखना चाहती थी, लेकिन वेनजू का ध्यान वेनरू की ओर भटक रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वेनजू इतनी मूर्ख हो सकती है कि वह ये नहीं समझ पाई कि वह विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 409। उसे ये दिखाना होगा कि यहाँ बॉस कौन है। झाओमिंग ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्योंकि शियाओली का चेहरा बहुत ही मजेदार था। वह उसे अपमानित करने आई थी, लेकिन वेनरू ने उसे ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया। शियाओली वेनजू को प्रवेश द्वार तक इसलिए लाई क्योंकि वह झाओमिंग को यह दिखाना चाहती थी कि भले ही जी चेंग उसके पक्ष में हो, वेनजू उसके साथ है और वह वेनजू के क्रोध से बच नहीं सकती। लेकिन उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई जब वेनरू ने वेनजू का ध्यान भटका दिया। हमें अब अंदर चलना चाहिए। महारानी जी, हम अभी अभी यात्रा से लौटे हैं, इसलिए अगर आपको बात करनी है तो कम से कम अंदर आकर बात कीजिए। जी चेंग ने वेनरू को महारानी जी की बाहों से खींचते हुए कहा और उनसे अंदर आकर बात करने को कहा। वे खड़े होकर बात कर रहे थे और उसने पहले देखा था कि झाओमिंग खड़े खड़े ही सहम रहा था। लंबे समय तक बैठे रहने से शायद उसके पैरों में दर्द हो गया है, इसीलिए वह अब खड़े होकर बात नहीं करना चाहता। वेनजू ने जी चेंग को घूर कर देखा, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। वह जानती थी कि वह उससे कुछ नहीं कह सकती। तुम जाकर तरोताज़ा हो जाओ और जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए वेनजू के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तुम भी उसके साथ आओ। वेनजू ने झाओमिंग की ओर देखा और उसे भी साथ आने के लिए कहा। झाओमिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। वह शियाओली के हाव भाव से समझ गई कि उसने वेनजू से उसके बारे में कुछ कहा है। वेनरू चुप रहा और झाओमिंग की ओर देखते हुए वहीं खड़ा रहा। उसे चिंता थी कि कहीं झाओमिंग ने वेनजू के रवैये को दिल पर न ले लिया हो, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसे सिर हिला रही थी जैसे उसे इससे कोई परेशानी ही न हो। वह अपने पहले के स्वभाव से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं लगती। अल्पविराम, झाओमिंग तरोताज़ा होने के लिए अपने कमरे में चली गई। जी चेंग उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झाओमिंग ने उसे रोक दिया क्योंकि अगर वह उसके कमरे में जाता तो फेंगजू को उसके कपड़े लाकर उसके कमरे में पहुंचाने पड़ते। इसीलिए उसने उससे अपने कमरे में जाकर तरोताज़ा होने को कहा। जब झाओमिंग अपने कमरे में लौटी तो उसने आह भरी और बिस्तर पर लेट गई। वह शांति से अपने बिस्तर पर आराम करना चाहती थी, लेकिन महल में पहुंचते ही वेनजू और शियाओली ने उसका स्वागत किया। उसने सोचा था कि अगले कुछ दिन उसके लिए शांतिपूर्ण रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका जीवन उसकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। मैडम, क्या आप नहाना चाहती हैं? क्या मैं आपके लिए पानी तैयार कर दूं? लूशी ने झाओमिंग द्वारा बाजार से लाई गई वस्तुओं को रखते हुए पूछा। झाओमिंग ने सामानों पर एक नज़र डाली और मुस्कुराई। बाजार में बिताया गया समय उसके जीवन का सबसे अच्छा समय था। उसने अपने जीवन में इतना आनंद कभी नहीं लिया था। उस बाजार में खरीदारी करते समय उसे इतना सुख मिला कि शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते समय उसे इतना आनंद कभी नहीं मिलता था। नहाने के बाद वह शीशे के सामने खड़ी थी और तौलिए से अपने बालों को मल रही थी। यह क्या है? महारानी ने महारानी को अपने कक्ष में आने का निमंत्रण दिया है, दासी ने सिर झुकाए हुए कहा। झाओमिंग ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हुए आह भरी। ये बुढ़िया मुझे एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती। तुम वापस जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। झाओमिंग ने हाथ हिलाते हुए नौकरानी को जाने का इशारा किया। नौकरानी नई और विनम्र थी, इसलिए झाओमिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने वेनजू की कुछ और नौकरानियों को भी देखा था जो उसी की तरह घमंडी थीं। लेकिन ये लड़की बहुत ही विनम्र लगती है, इसलिए मुझे उसका व्यवहार पसंद आया। नौकरानी के वापस जाने के बाद झाओमिंग ने तैयार होने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसने आराम से तैयार होने में समय लिया। श्रीमती, आपको जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। आप महारानी को अपने लिए इंतजार नहीं करवा सकती। लूशी ने झाओमिंग से जल्दी तैयार होने का आग्रह किया क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर वह देर से पहुंचा तो वेनजू उसे डांटेगी। वह जानती है कि अतीत में वेनजू कभी भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाती थी और हमेशा सबके सामने झाओमिंग को अपमानित करती थी। झाओमिंग ने अतीत में वेनजू के शब्दों का कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि वह हमेशा जी चेंग की मां के रूप में उनका सम्मान करती थी और महारानी के पद का अपमान नहीं करना चाहती थी। लेकिन झाओमिंग के विपरीत वेनजू ने कभी भी महारानी की उपाधि की परवाह नहीं की और हमेशा ऐसे शब्द कहे जो उनकी छवि के लिए उपयुक्त नहीं थे। अल्पविराम, झाओमिंग, जो अपने होठों पर खुद बनाई हुई लिपस्टिक लगा रही थी, ने लूशी की तरफ देखकर कहा, तो क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि वो इंतजार करते करते मर जाएगी? ये कहते हुए झाओमिंग मुस्कुराए। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वेनजू को उसका इंतजार करना पड़े या नहीं, लेकिन वह सिर्फ उससे मिलने की चाह में जल्दबाजी नहीं करेगी। अगर वह इतनी बेताब है तो उसे उससे मिलने आना चाहिए। अगर वेनजू महारानी है तो वह महारानी भी है। उसे वेनजू को यह दिखाना होगा कि महारानी के रूप में उसका शासनकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन वह स्वयं महारानी है और वर्तमान में वही शासन कर रही है। इसलिए अगर वह उनका सम्मान करना चाहती है तो उसे भी उनका सम्मान करना होगा। वह सिर्फ उनके पद या उनकी उम्र के कारण उनका सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि उसकी नज़र में वह सम्मान के योग्य नहीं है।
एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वेंजू ने कई बार अपनी सीमाएं पार की हैं, लेकिन वह उसे इस तरह का व्यवहार जारी रखने नहीं देगी। उसे ये दिखाना होगा कि यहाँ बॉस कौन है। अध्याय 410 मुझे जी चेंग को दिखाना होगा कि वह कितनी शातिर है। उसने क्या कहा? जियाओली ने उस नौकरानी से पूछा जो अभी अभी झाओ मिंग के कमरे से आई थी। जियाओली पहले से ही वेंजू के कमरे में थी और उसने उन्हें आराम करने का ज्यादा समय दिए बिना ही एक नौकरानी को झाओ मिंग को ढूंढने के लिए भेज दिया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह थकी हुई है या नहीं, वह बस इतना चाहती थी कि वेंजू उसे ढूंढ ले। वेंजू के न होने के कारण इन पिछले दिनों में उसने बहुत कष्ट सहा है। जियाओली चाहती थी कि झाओ मिंग जी चेंग से पहले आए और वह आने से पहले उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसने वेंजू से पहले झाओ मिंग को फ़ोन करने का आग्रह किया और झाओ मिंग ने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली। वेंजू कभी भी शियाओली के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करती क्योंकि वह उसकी प्रिय बहू है। नौकरानी ने शियाओली की ओर एक नज़र डाली और सिर झुकाकर जवाब दिया, महारानी झाओ मिंग ने कहा है कि वह तैयार होने के बाद आएंगी। अब तुम वापस जा सकती हो। अपनी शाही कुर्सी पर बैठी वेंजू ने हाथ हिलाकर उसे वापस जाने का इशारा किया। शियाओली वेंजू के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। सामान्यतया शाही प्रोटोकॉल के कारण उन्हें बैठने की अनुमति नहीं थी और परंपरा के अनुसार केवल महारानी ही महारानी डोवेजे के बगल में बैठ सकती हैं। हालांकि जियाओली और वेंजू ने कभी भी ऐसी परंपराओं की परवाह नहीं की जो उनके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए वेंजू ने जियाओली को झाओ मिंग की सीट पर बैठा दिया। माँ, आपने महाराज को यहाँ क्यों बुलाया? जब आप बहन झाओ से बात करना चाहती थी तो आपने महाराज को क्यों बुलाया? जियाओली ने उत्सुकता से पूछा। वे झाओ मिंग को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उसने जी चेंग को भी क्यों बुलाया? क्या इससे मामला और पेचीदा नहीं हो जाएगा? वेंजू ने चाय पीते हुए गंभीरता से जवाब दिया, मैं उनसे उनके फैसले के बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि उन्होंने किस अधिकार से झाओ मिंग को ये शक्तियाँ दी हैं। वह लड़की हरम का प्रबंधन करने का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकती है? कोमा से जागने के बाद से जी चेंग मनमानी करने लगी है। मुझे उसे भी सबक सिखाना होगा। वह खुद ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? क्या मैं मर चुकी हूँ कि वह सारी शक्तियाँ उसे सौंप रही है? वेंजू के चेहरे पर गंभीरता छा गई जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की। जब उसे शियाओली से पता चला कि जी चेंग ने हरम के प्रबंधन का सारा अधिकार झाओ मिंग को दे दिया है तो वह बहुत नाराज हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि किसी को भी झाओ मिंग के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं मामले की जांच करेंगे। क्या ऐसा कहकर वह उनकी शक्तियों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है? क्या वह चाहता था कि झाओ मिंग महारानी के बजट का प्रबंधन करे? वेंजू की बातें सुनकर शियाओली के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह वेंजू के लौटने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसके बिना उसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल था। जब जी चेंग और झाओ मिंग यात्रा पर गए और एक रात के लिए वहां रुके तो वह बहुत चिंतित थी। लेकिन सौभाग्य से आज ही के दिन जब जी चेंग और झाओ मिंग लौटने वाले थे तभी सुबह वेंजू महल में आ पहुंची। वेंजू को देखकर शियाओली बेहद खुश हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि वह जी चेंग से पहले आ गई थी। जब वेंजू ने पूछा कि सब लोग कहाँ हैं तो उसने उसे बताया कि उसकी पीठ पीछे क्या हुआ था, कैसे झाओ मिंग ने उसे परेशान किया और उसकी नौकरानी को महल से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, जी चेंग ने सारी शक्तियां झाओ मिंग के हाथों में सौंप दी। उसने सब कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया और यह भी बताया कि झाओ मिंग जी चेंग के साथ भाई वेनरू की दुकान पर गई थी। शियाओली से सब कुछ सुनकर वेंजू को बहुत गुस्सा आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ पीछे इतना कुछ हो सकता है। वह झाओ मिंग को कभी महल से बाहर नहीं निकलने देती थी और झाओ मिंग केवल महल में आयोजित भोजों में ही शामिल होता था। वह नहीं चाहती थी कि झाओ मिंग को दूसरे लोग पहचाने। अगर जनता की नज़र में उसकी छवि अच्छी नहीं है तो उसे पद से हटाना आसान है। लेकिन जी चेंग ने न सिर्फ उसे महल से बाहर निकाला बल्कि शियाओली के शब्दों से ऐसा लगता है कि झाओ मिंग का वेनरू के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। शियाओली ने कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर देखा और चिंता से कहा, बहन झाओ अभी तक क्यों नहीं आई? यूली को कमल मंडप से वापस आए 1 घंटे से अधिक समय हो गया है। यूली वह नौकरानी है जिसे शियाओली ने झाओ मिंग को सूचना देने के लिए भेजा था। इस पूरे समय शियाओली और वेंजू बातें कर रहे थे, लेकिन शियाओली की निगाहें गेट पर टिकी हुई थीं और वह झाओ मिंग के आने का इंतजार कर रही थी। जिस नौकरानी को उन्होंने कमल मंडप से भेजा था उसके वापस आए 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन झाओ मिंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? ये कमीनी तो हद पार कर रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? शियाओली की बातें सुनकर वेंजू ने दांत पीस लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ मिंग में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले तो वो जब भी बुलाती आ जाती थी और कभी इंतजार नहीं करवाती थी, लेकिन अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और वो अभी तक नहीं आई है। शियाओली ने वेंजू के चेहरे पर उदासी का भाव देखा और मुस्कुरा दी। बहन व्यस्त होंगी इसीलिए उन्हें देर हो गई। माँ, आपको उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहन झाओ मिंग के लिए यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है। शियाओली की आवाज़ में झाओ मिंग को बचाने की कोशिश झलक रही थी, लेकिन असल में वह वेंजू के दिल में आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। वेंजू ने शियाओली के उन शब्दों को जितना अधिक सुना जिनसे पता चलता था कि वह झाओ मिंग की रक्षा कर रही है, उतना ही वह क्रोधित होती चली गई। शियाओली, तुम्हें उस एहसान फरामोश कुतिया के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आती हो फिर भी वो तुम्हें परेशान करती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने हाओ मेई को फंसाकर घर से निकाल दिया। उसने ऐसा तुम्हें परेशान करने के लिए ही किया होगा क्योंकि वो जानती है कि तुम हाओ मेई की कितनी परवाह करती हो। मैंने हमेशा सोचा था कि वह एक साधारण लड़की है जिसका कोई कुलीन परिवार नहीं है, लेकिन अपनी चालाकी भरी हरकतों से उसने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। मुझे जी चेंग को दिखाना होगा कि वह कितनी शातिर है। वेंजू को भी हाओ मेई पसंद थी क्योंकि वह शाओली के करीब थी। हाओ मेई चापलूसी करने में माहिर थी, इसीलिए वह महारानी की पसंदीदा बन गई।
इसी वजह से वह उनके प्रोत्साहन पर इतने सारे काम कर सकी। अब जब झाओ मिंग ने हाओ मेई को महल से बाहर निकाल दिया तो इससे वेन जू क्रोधित हो गई और उसे लगा कि झाओ मिंग उसे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। शाओली ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन जब उसे याद आया कि झाओ मिंग ने उसे कैसे अपमानित किया था तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह झाओ मिंग को कभी माफ नहीं कर सकती। जब भी वेन जू उसे कोसती या उसके बारे में बुरा भला कहती तो उसे अच्छा लगता था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।